तो देखो जो कंडक्शन होता है नर्व इंपल्स का, वो किसके थ्रू होगा? एक्सोन की मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोला जाता है? एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के बाहर का तरफ जो होता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और वहां पर जो आयंस पाए जाते हैं वो होते हैं सोडियम ज्यादा और पोटेशियम कम। जो अंदर का होता है उसको बोला जाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, वहां पर पोटेशियम ज्यादा होते हैं और सोडियम कैसे रहते हैं? कम रहते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? फॉस्फेट आयंस पाए जाते हैं और कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस भी या फिर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहती है। ये जो एक्सोलेमा होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड की बाइलेयर से। और जो लिपिड होता है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, मतलब कि वो चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा। अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी, अगर करंट फ्लो नहीं करेगी तो नर्व इंपल्स फ्लो नहीं करेगी, नर्व इंपल्स फ्लो नहीं करेगी तो न्यूरॉन काम नहीं करेंगे, न्यूरॉन काम नहीं करेंगे तो नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो अपनी बॉडी काम नहीं करेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी काम करे तो नर्वस सिस्टम को काम करवाना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि नर्वस सिस्टम काम करे तो न्यूरॉन को काम करवाना पड़ेगा। उसके लिए नर्व इंपल्स जनरेट करवानी पड़ेगी, करंट फ्लो करवानी पड़ेगी, चार्ज का फ्लो होना चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। उन जुगाड़ को बोल दिया जाता है क्या? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्या बोल दिया जाता है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज लीकी चैनल्स। लीकी चैनल का मतलब होता है जो लीक करते रहते हैं, मतलब ऑलवेज ओपन रहेंगे, और इनका जो डिफ्यूजन होता है वो कैसा होता है? हाई टू लो। पैसिवली होता है, कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। इसके लिए जो लीकी चैनल होते हैं पोटेशियम के लिए ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर, इसलिए जो ट्रांसफर ज्यादा हो पाएगा, पोटेशियम का ज्यादा हो पाता है। सेकेंड वन इज सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें टोटल 6 बाइंडिंग साइट होती है। 5 जो होती है टोटल किसके लिए होते हैं? आयंस के लिए होते हैं। एक किसके लिए होते हैं? एटीपी के लिए। तो एटीपी का ब्रेकडाउन होता है किसमें? एडीपी और फॉस्फेट में, इसलिए अंदर की साइड में क्या पाया जाता है? फॉस्फेट। जो 3 बाइंडिंग साइट है वो स्मॉल होती हैं, जो कि किसके लिए होती है? 3 सोडियम के लिए होती है। अभी जो पंप होता है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाता है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? लो टू, हाँ, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और लो से हाई करवाएगा। जो सोडियम होते हैं वो ऑलरेडी कहाँ पे हैं? ज्यादा बाहर की साइड में। तो यहाँ पे अंदर की साइड में कैसे रहते हैं? लो रहते हैं, कम रहते हैं, तो कम से ज्यादा की तरफ जाएगा। और जो पोटेशियम होते हैं वो ऑलरेडी अंदर की साइड में ज्यादा है, तो वहीं ट्रांसफर करवाएगा। नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम वीजीसी। वीजीसी का मतलब होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, मतलब इनको कोई ना कोई वोल्टेज चाहिए जिसके लिए क्या हो जाते हैं? गेट ओपन हो जाते हैं। तो जो सोडियम के लिए चाहिए होता है वो लो वोल्टेज चाहिए होता है, और पोटेशियम के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होता है। फर्स्ट वन इज रेस्टिंग या फिर पोलराइज या फिर एक्साइटेबल स्टेज। रेस्टिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी कोई भी काम नहीं कर रही है। पोलराइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन के दोनों साइड में अलग अलग चार्ज रहते हैं, इसलिए पोलराइज हो जाती है। और एक्साइटेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसके अंदर क्या होती है? एबिलिटी होती है क्या चीज होने की? एक्साइटेड होने की। ठीक है। इसका जो नॉर्मली जो पोटेंशियल होता है आरएमपी, उसको बोला जाता है -70 मिली वोल्ट। कितना होता है? -70 मिली वोल्ट होता है। जो एक्सोलेमा में होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कि किसके लिए ज्यादा परमिएबल है? पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल होती है। और किसके लिए नियरली इम्परमिएबल है? सोडियम के लिए तथा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए। जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन ने बोला था, क्या बोला है? पोलराइज होती है। पोलराइज इसलिए होती है क्योंकि यह क्या करवा देती है? इसमें ट्रांसफर ऑफ आयन होना चाहिए। किस किस की वजह से होता है वो? एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। पैसिव को अपन ने क्या भी बोल सकते हैं? डिफ्यूजन बोल सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है? जो लीकेज चैनल है इसमें ओपन रहते हैं, क्योंकि वो तो ऑलवेज ओपन रहेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप भी कैसे रहते हैं? ओपन रहते हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर हमें अंदर की साइड में नेगेटिव करना है तो पंप को चालू कर दो, ये तो हमेशा ही ओपन रहेगा। पंप कब चालू हो पाएगा? जब अंदर की साइड में नेगेटिव करना। तो हमने देखो अंदर की साइड में नेगेटिव करना था। और ये सोडियम पोटेशियम वीजीसी अभी क्लोज क्यों है? क्योंकि अभी हमने कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया है, और जब तक स्टिमुलस नहीं देंगे कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज डिपोलराइज या फिर एक्साइटेड स्टेज। पहले कितना था? -70 था। इसको अपन ने थोड़ा सा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया तो ये -60 हो गया। जैसे ही -60 होगा, देखो अंदर का जो चार्ज है वो क्या होने लग गया है? चेंज होने लग गया है। पहले नेगेटिव था, अब क्या होने लग गया है? पॉजिटिव होने लग गया है। और ये पोटेंशियल कितना हो गया? -70 से -60 हो गया है। इसी को क्या बोल दिया जाता है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोल दिया जाता है। और स्टिमुलस तो कितना है? +10 है। याद रखना, स्टिमुलस +10 होता है और पोटेंशियल कितना है? -60 होता है। धीरे धीरे जब ये पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो जो सोडियम
VGC है वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम VGC की वजह से जो सोडियम है वो अंदर आने लग जाते हैं। अब अंदर जो आ रहा है वो कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो अंदर का जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लग जाएगा और धीरे धीरे हौले हौले जीरो हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि ये जो सोडियम आयन है वो क्या हो जाना चाहिए थे, बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुए नहीं। तो क्या कंडीशन आ जाती है, ओवरशूट कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव अंदर की साइड में आ जाता है। इसको बोल दिया जाता है +45। ठीक है, इसी को क्या बोल दिया जाता है, नर्व इंपल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल। इसके लिए क्या लिखा है कि परमेबिलिटी फॉर द सोडियम आयंस आर शॉर्ट लिव्ड व्हिच इज फॉलोड बाय द इंक्रीज परमेबिलिटी फॉर द पोटेशियम आयन। यहाँ पे ये जो सोडियम अंदर आए थे इसके लिए जो परमेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। इसके बाद में अभी किसके लिए परमेबल हो जाता है, पोटेशियम के। रीजन क्या होता है, अभी तो अपन ने देखो इसको जो पोटेंशियल दिया है वो कम दिया था, और जब लो वोल्टेज होता है तो कौन से चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम वाले। लेकिन अब धीरे धीरे अपन रुक ही नहीं रहे, तो वो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, स्टिमुलस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा स्टिमुलस की वजह से तो कौन से चालू हो जाते हैं, पोटेशियम वाले। तो यहाँ पे सोडियम VGC ओपन है और पोटेशियम VGC क्लोज रहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में वो ओपन हो जाएंगे, जिसको क्या बोल दिया जाता है, रिपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, रिपोलराइजेशन। और रिपोलराइजेशन में क्या है, पोटेशियम VGC ओपन है, इसकी वजह से पोटेशियम कहाँ पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है और उसको क्या बोल दिया जाता है, हाइपर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन पूछे या फिर हाइपर पोलराइजेशन, ये चार कंडीशन सेम रहती है। लीकी चैनल ओपन, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन। मैंने क्या बोला था कि अंदर अपन को क्या करवाना है, नेगेटिव करवाना है, तो अंदर नेगेटिव हो पा रहा है क्या, तो इसको अपन चालू रखेंगे। सोडियम VGC क्लोज हो जाते हैं क्योंकि ये हाई वोल्टेज हो गया है, तो ये तो क्लोज है, लेकिन कौन चालू हो जाता है, पोटेशियम वाला। फिर देखो अपन ने देखा कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में कौन कौन से चैनल और कौन कौन से वो चालू रहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ पोलराइज स्टेज में, तो लीकी चैनल ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम VGC, पोटेशियम VGC, पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली या मेगा, मिली। और अंदर की साइड में चार्ज कौन सा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। ये पूरा एक स्टेज का हो गया है। दूसरी कौन सी स्टेज है, डिपोलराइजेशन। लीकी चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखो ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि डिपोलराइजेशन है, उसमें चार्ज कौन सा अंदर की साइड में पॉजिटिव है, तो पंप को बंद कर दो। बाकी समय देखो नेगेटिव आ रहा है तो पंप को चालू कर दो, ये तो हमेशा चालू ही रहेगा। और जब तक अपन ने स्टिमुलस नहीं दिया है ये दोनों भी बंद रहेंगे। अब जब अपन ने स्टिमुलस दिया, डिपोलराइजेशन में पहले कम होता है ना, तो कौन सा चालू हो जाएगा, सोडियम वाला। अब इसमें तो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाती है, तो दोनों ये चालू हो जाते हैं। समझ गए बात को, ठीक है। फिर कुछ डिफरेंस होते हैं पोलराइज और डिपोलराइज स्टेज में, कि जो पोलराइज स्टेज होती है उसमें स्टिमुलस कैसा रहता है, एब्सेंट रहता है, और डिपोलराइज में स्टिमुलस प्रेजेंट है। यहाँ पे जो लीक चैनल है वो चालू है, उधर भी चालू है। स्टेज कोई सी भी हो, लीकी चैनल हमेशा हमेशा ओपन रहेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप इधर चालू है, उधर बंद हो जाता है। यहाँ पे सोडियम VGC बंद है, इधर पोटेशियम VGC बंद है, उधर सोडियम VGC चालू हो जाते हैं, क्योंकि अपन ने क्या दे दिया, स्टिमुलस दे दिया है। ये जो होता है मेनली किसकी वजह से होता है, पोटेशियम आयन के इफ्लक्स होने की वजह से होता है, और ये मेनली सोडियम आयन के इनफ्लक्स होने की वजह से होता है। और यहाँ पे जो चार्ज रहता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे RMP कितना होता है, -70, और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल होता है। RMP कौन सी वाली स्टेज में होता है, पोलराइज स्टेज में। एक्शन पोटेंशियल कौन सी वाली में होता है, डिपोलराइज में। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि RMP इतना बताइए कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, पोलराइज को। एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स का नाम कहीं पे आ जाता है, कौन सी स्टेज के लिए बताएगा, वो डिपोलराइज का। ये कितना होता है एक्शन पोटेंशियल, +30 से +45 मिलीवॉट। समझ गए बात को। अब एक ग्राफ होता है इसका, वो चेक करते हैं। ये जो ग्राफ बनता है वो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल और टाइम के बीच में बनेगा। इधर ध्यान दो भाई सभी लोग। बातें नहीं करनी है।
तो यहाँ पे जो y एक्सिस है वो वहां पर अपन ने क्या लिखे हैं, वोल्टेज लिखा है -90 मिलीवोल्ट, 80 मिलीवोल्ट, और ये जो x एक्सिस है उस पर क्या लिखा है, टाइम लिखा है। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, जब कोई भी जब वो रेस्टिंग स्टेज में रहती है, जब अपने एक्सॉन या फिर जो एक्सोलेमा है वो कौन सी वाली स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज में है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 होता है। तो इसको अपन स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे, -70 से स्टार्ट करेंगे। और ये पोलराइज स्टेज -70 है, उसके बाद में डीपोलराइजेशन कितने पर हो जाता है, कितने पर हो जाता है, उसके बाद में वापस से क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है। कितने पे हो जाएगा रिपोलराइजेशन, -70 तक रुकना चाहिए था ना, लेकिन वो रुकता नहीं है, तो कितने तक चला जाता है, -90 तक चला जाता है। तो देखो ये वाला यहां से यहां तक का जो एरिया है, ये किसको, कौन सी वाली स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलराइजेशन की डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन को। -70 से कितना हो गया है, वो प्लस में हो गया ना, तो ये कौन सा है, डिपोलराइजेशन है। ये वाला कौन सा है, डिपोलराइजेशन है। ये वाला कौन सा है, हाइपर पोलराइजेशन है। कौन सा है, हाइपर पोलराइजेशन। फिर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये जो ग्रीन लाइन है वो थोड़ा सा आगे स्टार्ट किया है, मैंने यहीं से स्टार्ट नहीं किया है, इसका वो बोला जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसको रिफ्रैक्टरी टाइम या फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला जाता है। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने में कैपेबल नहीं होते हैं। मान के चलिए ये अपन ने एक बार स्टिमुलस दे दिया, ठीक है, वापस से वो जाएगा इधर तक ही जाएगा ना, फिर उसको थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, उसके बाद में वही कोई नया स्टिमुलस क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो जो टाइम इंटरवल होता है कि इसको अपना वापस से रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल गेन करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोल दिया जाता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। जैसे आपने मोबाइल फोन का यूज किया है, उसमें एक आता है रीसेट करने का ऑप्शन, है ना, फैक्ट्री रीसेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो फोन आता है नया का नया जैसा आया था वो अपन ने वापस से ऐसा ही रख दिया, वो अपन उसको वापस से नई तरीके से यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, रिफ्रैक्टरी टाइम होता है कि जैसे इंपल्स स्टार्टिंग में थी, रेस्टिंग फेज में थी, वैसे की वैसे अपन इसको टाइम लाने में, रेस्टिंग फेज में लाने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोल दिया है, रिफ्रैक्टरी टाइम। तो इसमें बोलेंगे नो गेन ऑफ स्टिमुलस टाइम टेकन फॉर restoring resting membrane potential in which membrane is unable to receive another stimuli। हाँ ये समझेगे भाई, रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है कि टाइम टेकन फॉर दी रिस्टोरिंग आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिस्टोर करने में लगाया गया टाइम, जिस टाइम पे क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी दूसरे स्टिमुलस को क्या नहीं कर सकती, रिसीव नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि एक स्टिमुलस तो इसको दे दिया है फिर तुरंत ही आप दूसरा दे दो, नहीं, जब तक ये वापस से इतना टाइम नहीं ले लेगी वापस से नया स्टिमुलस नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर ऐसा बार बार आप एक ही टाइम पर दो स्टिमुलस मिल जाएंगे तो पता ही कैसे लगेगा कि काम कैसे करना है। फिर पहले समझ गए, ये हो जाता है क्या, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। अब इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक आ जाता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ये तो अपन ने क्या करवाया है, कंडक्शन करवाया है। कंडक्शन जो होता है वो कहां पे होता है, एक्सोलेमा पे होता है। अब क्या करवाना है इसको, एक एक्सोन से दूसरे मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास में भेजता है, उसको क्या बोल दिया जाता है, ट्रांसमिशन।
ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। बातें नहीं करनी है। ये जो ट्रांसमिशन होता है ना, ये एक जंक्शन पर होता है। इस जंक्शन को बोल दिया जाता है सिनेप्स। क्या बोल दिया जाता है? सिनेप्स। पहले देखते हैं सिनेप्स होता क्या है, किस किस से मिलकर बना होता है। ये जो सिनेप्स बनता है, इट इज ए जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। किसके बीच का जंक्शन होता है ये? टू न्यूरॉन्स। टू न्यूरॉन में भी क्या क्या आ जाता है? एक जो फर्स्ट वाला जो न्यूरॉन है उसको कहते हो टीरोडेंड्रिया। टीरोडेंड्रिया ऑफ वन न्यूरॉन। और दूसरे वाला जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक डेफिनेशन तो क्या होती है? ये होती है कि सिनेप्स क्या होता है? इट इज ए कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इन विच वन न्यूरॉन के तो क्या टीरोडेंड्रिया और दूसरे के क्या डेंड्राइट्स। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आपको मैं बता देता हूं। सिनेप्स इज ए जंक्शन बिटवीन प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का जो एरिया है, जो गैप है, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से क्या रहता है? पार्टीशन रहता है। और ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। जरूरी नहीं है होगी ही होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जंक्शन क्या होता है? प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जंक्शन होता है, which may be or may not be separated by the synaptic cleft is known as synapse। ये समझ में आता है? प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। नहीं आता तो मैं बता देता हूं। ये है न्यूरॉन का एक टीलोडेंड्रिया वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट है? टीलोडेंड्रिया वाला पार्ट। टीलोडेंड्रिया किसको बोला जाता है? एक्सॉन टर्मिनल को बोला जाता है। एक्सॉन टर्मिनल पे क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक नोव पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक नोव। और इस सिनेप्टिक नोव में क्या पाई जाती है? बहुत सारी वेसिकल्स पाई जाती है। इन वेसिकल्स का नाम होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स। क्या होता है भाई? सिनेप्टिक वेसिकल्स। इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एसिटाइल कोलिन। क्या बोल देंगे? एसिटाइल कोलिन। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल देंगे? एसिटाइल कोलिन। ये जो एसिटाइल कोलिन जिसमें भरा हुआ रहता है, उनको क्या बोल दिया जाता है? वेसिकल्स। उनका नाम क्या होता है? सिनेप्टिक वेसिकल्स। और जिसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स पाई जाती है उसको क्या बोल दिया जाता है? सिनेप्टिक नोड। और जहां पे सिनेप्टिक नोड पाया जाता है उसको बोल दिया जाता है टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया को ही एक्सॉन टर्मिनल बोल दिया जाता है। एक्सॉन जो टर्मिनल होता है वो डेंड्राइट का टर्मिनल होगा या एक्सॉन का टर्मिनल होगा? साइटोन से दूर होगा कि साइटोन से पास होगा? दूर होगा। ये जो एक्सॉन टर्मिनल है वो इम्पल्स को साइटोन से दूर लेके जाएगा कि पास लेके जाएगा? दूर के पास। सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ये हो गया है क्या? एक्सॉन वाला पार्ट। क्या हो गया है? एक्सॉन वाला पार्ट। अब इसके साथ में जो दूसरी मेम्ब्रेन लगी रहती है, उसको बोल दिया जाता है क्या? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोल देंगे उसको? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, इस पर क्या पाए जाते हैं भाई? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। और उन रिसेप्टर को अपन ने बोल दिया क्या? सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल। क्या बोल देंगे? सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है सबको, इस स्पेस को बोल दिया जाता है क्या?
सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या ये हर सिनेप्स में मिलेगी क्या सिनेप्टिक क्लेफ्ट? कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी पता लग जाएगा तुम्हें। इसको बोल दिया जाता है क्या? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोल देंगे? आवाज आ रही है मेरी? सबको आ रही है? कोई सो तो नहीं रहा भाई? ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोल दिया जाता है क्या? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोल देंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन तीनों को मिलाकर के तो अपन क्या बोलेंगे? बोलो ना। साइनेप्स बोल देंगे, सिनेप्स बोल देंगे, जिसकी जैसी श्रद्धा। अब काम की बात कर लेते हैं। काम की बात कर लें क्या? बातें हो जाए तो बता देना, फिर काम की बात भी बता दूंगा मैं। है ना, किट्टी पार्टी का डिस्कशन चल रहा है अभी, तो क्या क्या प्लानिंग है। ये देखो, ये क्या है? एक्सोन टर्मिनल है। क्या है ये? एक्सोन टर्मिनल है। यहाँ पे क्या आई? वो आई। वो कौन? नर्व इम्पल्स। आ गई? अरे आई कि नहीं आई? आ गई ना। अभी जब नर्व इम्पल्स आ जाती है तो इस मेम्ब्रेन में क्या जनरेट हो जाता है? एक्शन पोटेंशियल। क्या? एक्शन पोटेंशियल। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो बाहर से कैल्शियम चले जाते हैं अंदर। चले गए? जब कैल्शियम अंदर चले जाते हैं तो इन सिनेप्टिक वेसिकल्स पे क्या करेंगे? धक्का लगाएंगे। किधर की तरफ? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ। कहां पे लगाएंगे? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आने के बाद में क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। ये देखो, रप्चर हो गई। अरे वाह, आधी अंदर आधी बाहर। क्या बोलता है? सही बोलता है ना। ये लो, क्या कर दिया है इसको? रप्चर कर दिया है। अब बताओ, जैसे ही ये रप्चर हो जाएगा तो क्या जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज नहीं होंगे? और इनका नाम तो वही है ना, ACH। और इसके लिए रिसेप्टर तो अपने किसके पास में है? सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल के पास में है या नहीं है? अरे है या नहीं है? है ना। तो जैसे ही ये ACH इस LGC के साथ में बाइंड हो गया, बताओ इस चैनल से कौन अंदर आने लग जाएगा? सोडियम। और सोडियम जैसे ही अंदर आया तो इस मेम्ब्रेन में भी तो क्या जनरेट करवा देगा? एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट करवा देगा? एक्शन पोटेंशियल। और इसी एक्शन पोटेंशियल को तो मैं बोल सकता हूं कि इसका मतलब क्या हो चुका है? डीपोलराइजेशन हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत क्या? अरे किसी के पेट में सिर दर्द तो नहीं हुआ? मैंने इसको ऐसे लिखा तो एक्शन पोटेंशियल को मैं डीपोलराइजेशन लिख सकता हूं क्या? लिख दूं क्या? लिख दिया है। अब देखो, सबसे पहले इसकी सीक्वेंस बताओ कि ट्रांसमिशन कैसे हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? नर्व इम्पल्स आई। क्या आई? आ गई? ठीक है। उसकी वजह से क्या जनरेट हो गया? एक्शन पोटेंशियल हो गया जनरेट। हो गया है। फिर क्या किया कि जो कैल्शियम आयन थे वो अंदर की तरफ आने लग गए। आने लग गए, ठीक है। फिर ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है वो किधर की तरफ मूव करने लग गई? प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ करने लग गई। अरे कर रही है? कर रही है। उसके बाद में सिनेप्टिक ये जो वेसिकल है वो क्या हो गए? रप्चर हो गई। और क्या रिलीज हो गया? रिसेप्टर नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर। रिसेप्टर को रिलीज कर रहे हो। उसके बाद में ये कहां से बाइंड हो जाएगा? LGC के साथ में हो गया बाइंड। उसके बाद में ये पोटेशियम नहीं, सोडियम अंदर आ जाएगा। जैसे ये अंदर आया तो क्या जनरेट हो गया? एक्शन पोटेंशियल। इसी को तो क्या बोल दिया है? बताओ, पहले जो नर्व इम्पल्स थी वो किसके पास में थी? इस न्यूरॉन के पास में थी ना। अब देखो किधर आ गई है? दूसरे वाले के पास में आ गई। बना नहीं बना सिनेप्स? हुआ नहीं हुआ ट्रांसमिशन? ये तो करना था। अरे कर दिया ना। क्या कर दिया? ट्रांसमिशन। किसका? नर्व इम्पल्स का। इससे पहले वाले में क्या करवाया था? कंडक्शन, कि वो यहां तक कैसे पहुंच रही है। पहुंचा दी। यहां तक जब पहुंच गई है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? नर्व इम्पल्स। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में मेम्ब्रेन को क्या कर चुकी है? वो डिपोलराइज कर चुकी है। अब उसका काम क्या है?
अगली वाली को भी क्या करना, डिपोलराइज करना। जब इसका काम हो गया है डिपोलराइज करने का इसका, अब बताओ वो किस स्टेज में चली जाएगी वापस से, रिपोलराइज में। किसमें, रिपोलराइज में। वापस से मतलब कि अब वो वापस से किसी दूसरे स्टिमुलस को रिसीव करने में कैपेबल है, हो जाएगी। तो वापस से कोई नया स्टिमुलस आएगा, जिस भी ऑर्गन को, जिस भी रिसेप्टर को भेजना होगा वो भेज दिया जाएगा। ये आपको सीक्वेंस याद रहेगा ना, मैंने 10 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट वाला बताओ क्या है, सबसे पहले क्या होगा, नर्व इंपल्स आएगी, वो क्या जनरेट करवाएगी, एक्शन पोटेंशियल। फिर उससे क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन कहाँ पे आएंगे, अंदर किधर, सिनेप्टिक नोब में, या फिर सिनेप्टिक नोब में नहीं, ऑप्शन में मिलेगा तो एक्सोन टर्मिनल पे, एक्सोन टर्मिनल ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो टीलोडेंड्रिया पे आएंगे। उसके बाद में सिनेप्टिक वेसिकल्स किधर मूव करने लगेगी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। वहां पर आने के बाद में क्या हो जाएगी, अरे क्या हो जाएगी, रप्चर हो रही है ना, अरे हो रही नहीं हो रही। उसके बाद में क्या रिलीज कर देगी, एसीएच। अगर मैं एसीएच नहीं बोलूं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलूं तो काम चल जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का बाइंडिंग किसके साथ में, एलजीसी के साथ में। जब वो एलजीसी के साथ में बाइंड हो गया तो अब कौन एंट्री ले लेंगे अंदर, सोडियम। जैसे ही सोडियम अंदर आए तो क्या हो गया, अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हुआ है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ये जो जनरेट हुआ तो वो प्री पे की पोस्ट पे, दोनों अलग अलग है कि एक ही है, अलग अलग है, लेकिन दोनों में हो क्या रहा है, एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, फिर एक्शन पोटेंशियल, वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, डिपोलराइजेशन को। समझ गए क्या बात को, अरे बता दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है, बेचैन मत हुआ कर, अभी सिनेप्स के टाइप बताऊंगा, चल बता ही देता हूँ ना, नहीं तो ये सोचेगा मास्टर को आता ही नहीं है। देखो जो सिनेप्स होते हैं अब दो टाइप के होते हैं, है ना, बेचैनी खत्म करनी पड़ती है पहले। सिनेप्स कितने टाइप के होते हैं, स्पेशल तेरे लिए बता रहा हूँ ना, अरे कष्ट तो तुमने दुनिया भर के दे रखे हैं, कौन कौन से खत्म करेगा। सबसे पहले कौन सा होता है, एक तो वो वाला, बस केमिकल लिखूं पहले, नहीं इलेक्ट्रिकल लिख देता हूँ ना, थोड़ी तो मेरी भी चला लूं। दूसरा तेरा वाला लिख देता हूँ, चल केमिकल। सभी लोग इधर ध्यान देंगे, बात नहीं करनी है। इलेक्ट्रिकल होता है और एक केमिकल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। खुद सोच के बताना कि इलेक्ट्रिकल में ज्यादा स्पीड होनी चाहिए कि केमिकल में। बहुत अच्छा सोचते हो। इसकी स्पीड कैसी होती है, फास्ट। इसकी कैसी होती है, स्लोली स्लोली। फिर जो तू पूछ रहा था वो भी बता देता हूं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इधर देख, अरे देख तो ले अब, हाँ यहाँ पे जो होती है उसकी साइज कितनी होती है, 0.2 नैनोमीटर, और यहाँ पे जो होती है वो होती है मोर देन 20 नैनोमीटर। इसको अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं ना, ये कैसे पाए जाते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और वो कैसे रहते हैं, ज्वाइन रहते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। तो ये कैसे रहते हैं, ज्वाइन रहते हैं। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं केमिकल की। बताइए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में केमिकल प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा, इधर प्रेजेंट। और जो प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोल देंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर है। फिर एक टर्म आती है सिनेप्टिक डिले। बताओ किसमें होना चाहिए डिले, डिले किसमें होता है, जिसके बीच में गैप ज्यादा होता है उसमें, या फिर जो पास पास में रहते हैं उसमें, जिसमें गैप ज्यादा होगा उसमें तो डिले हो सकता है। तो यहाँ पे डिले
नहीं होगा, इधर डिले होगा, इधर डिले नहीं होगा, उधर डिले होगा। अक्रेंस की बात करते हैं। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल वाले कैसे होते हैं, रे, रे कैसे रहते हैं, कॉमन। इलेक्ट्रिकल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं क्या, पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर कौन पाए जाते हैं, केमिकल। इसलिए तो अपन ने जो पढ़ा है वो भी कौन सा वाला पढ़ा है, केमिकल वाला ही पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद में इनकी कंट्रोलिंग पावर, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल है। करंट को रोक सकते हो क्या तुम, नहीं ना। कांट कंट्रोल, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, किसकी वजह से हो रहा है ये, केमिकल की वजह से। केमिकल को ही गायब कर दो, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। समझ गए क्या बात को। तो देखो कौन कौन से इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, फास्ट होती है। इसमें कैसी होती है, स्लो। इसमें सिनेप्टिक लैप की जो साइज है वो बहुत कम होती है या फिर नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि वो कैसे रहते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। अब देखो कोई भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो मतलब आपको ऐसे नेकेड आइज तो वो दिखेगा नहीं, तो आपको कैसा लगेगा कि मान के चलो ये कौन सा वाला है, एक न्यूरॉन है, और ये दूसरा कौन सा वाला है, दूसरा न्यूरॉन है। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अब देखो इनके बीच में गैप तो है, लेकिन आपको कैसा लगेगा कि दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला न्यूरॉन और ये वाला न्यूरॉन, ऐसा लगेगा कि हमें एक ही न्यूरॉन है, मतलब एक ही एक्सॉन है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है या फिर जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं, वहां पे जो ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो ऐसे होता है कि एक सिंगल एक्सॉन पर ही हो रहा है। और ये मैं नहीं बोलता, कौन बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो ऐसा होता है कि वो एक सिंगल एक्सॉन पे ट्रांसमिट कर रही है, क्योंकि इसमें तो दिखेगा नहीं। अब देखो गैप होगा तो अपन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, लेकिन जब ये दिख ही नहीं रहा है तो ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा क्या है, ये एक ही एक्सॉन है। गॉट इट। पता लग गया कि आता है मेरे को। ये करो भाई नोट, ये तो कर लिया था ना। पढ़ा देता हूं पहले। ये क्या है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा है ना। नॉर्मली क्या होता है, अंदर की साइड में नेगेटिव, बाहर की साइड में पॉजिटिव, यही होता है। इस कंडीशन का नाम क्या होता है, पोलराइज या फिर रेस्टिंग स्टेज। क्या बोलेंगे इसको, पी से पोलराइज। जब अपन ने इसको क्या किया, स्टिमुलस दिया, तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगा, नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। और इधर ये पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, डिपोलराइज। अब अगर मैं नॉर्मल जो स्टेज थी उसको मैं मान के चलता हूं, वो क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। तो बताइए अंदर की साइड में करंट का फ्लो ए से बी होगा या फिर बी से ए होगा, अंदर की साइड में करंट का फ्लो ए टू बी होगा या फिर बी टू ए होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना, तुमने खुद ने तो बताया, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज पॉजिटिव वाला है, तो अंदर की साइड में तो कैसे हो जाएगा, बी टू ए। और बाहर की साइड में, फिर आपने ये भी तो सुना होगा ना कि करंट का पूरा वो क्या बोलते हैं, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। बताओ यहां से इधर गया फिर इधर से, वो पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो करंट का साइकिल भी कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो का जो भी चलनी चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि कहां से कहां पे होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्टार पॉइंट लगा देना कि करंट फ्लो। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। कई बार क्या हो जाता है कि जैसे अपन ने तो क्या पढ़ लिया, ए इधर वाला था और बी उधर वाला, क्वेश्चन में या फिर कई बार क्या कर देते हैं, इसको बी और ए कर देते हैं। तो ये वो रटना नहीं है, इसको ना समझना है। एबीसीडी की जगह कुछ और भी हो जाता है।
सर आपने तो बोला अंदर की साइड में B2A हो रही है, हमारे क्वेश्चन में तो B2A कर रखा है ना, बी आगे लिख दिया है, तो उसमें A2B हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखते हैं, अपन ने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में दो बातें लिखी थी कि ये एक्साइटेटरी या स्टिमुलेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं ना। तो बताइए स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं। एक तो कौन सा होता है उसमें ACH, दूसरा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, और कौन सा ग्लाइसिन होगा कि ग्लूटामिक एसिड होगा। ग्लूटामिक एसिड लिखना नहीं है अभी किसी को, है ना। और जो इनहिबिटरी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो गाबा और एक ग्लाइसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन, ये सारे कैसे होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो स्टिमुलेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कौन से वाले आयंस के लिए कौन से वाले आयन के लिए होते हैं, सोडियम का। मतलब ये क्या करवाएंगे, डिपोलराइजेशन करवाएंगे। तो जो सोडियम है उसका इनफ्लक्स होगा कि इफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स होता है, तब जाकर के क्या करवा देते हैं, डिपोलराइजेशन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, डिपोलराइजेशन। और इसी को बोल दिया जाता है EPSP। क्या बोल दिया जाता है, EPSP। EPSP का मतलब होता है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्या होता है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एनसीईआरटी में जहाँ पे सिनेप्स वाला खत्म हो रहा है टॉपिक, उसके लास्ट लाइन में लिखी हुई है कि ये जो पोटेंशियल होता है जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जनरेट होता है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है, वो स्टिमुलेटरी भी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो एक्साइटेटरी किसकी वजह से होगा, डिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइजेशन किसकी वजह से होगा, सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से। तो ये सारे क्या करवाते हैं, डिपोलराइजेशन करवाते हैं। कौन से वाले, ये न्यूरोट्रांसमीटर। मान के चलिए अगर ये ACH नहीं आया होता, सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल से बाइंड नहीं होगा, तो सोडियम लिगेंड चैनल ओपन नहीं होंगे और सोडियम अंदर आएगा नहीं। सोडियम अंदर आएगा नहीं तो वहां पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या डिपोलराइजेशन हो जाएगा, नहीं होगा। क्या एक्साइटेटरी पोटेंशियल हो जाएगा, वहां पे नहीं होगा। ठीक है, वैसे क्या होता है, ये इनहिबिटरी वाले भी होते हैं। ये किसके लिए काम करते हैं, पोटेशियम के लिए। किसके लिए, पोटेशियम के लिए। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करवाना है, इनहिबिटरी करवाना है। मतलब कि जो पहले कंडीशन थी उसमें वापस से जाना है। नॉर्मली कंडीशन कैसी रहती है, पोलराइज कंडीशन रहती है, उसमें वापस से जाने वाले को क्या बोल दिया जाता है, रिपोलराइजेशन। अगर रिपोलराइजेशन जहां पे हो जाता है उसके बाद में भी कंटिन्यू रहता है, उस कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है, हाइपर पोलराइजेशन। तो ये क्या करवाते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। तो ये जो पोटेशियम है इसका इफ्लक्स होगा कि इनफ्लक्स होगा, इफ्लक्स होता है। हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन में देखो एक बार जाकर के,
इफ्लक्स होता है। और ये दूसरा एक आयन है उसके लिए भी ये काम करता है, क्लोराइड आयन। इसका यहाँ पे क्या होता है, इनफ्लक्स होता है। और ये दोनों मिलकर के क्या करवा देते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन वाली कंडीशन को ही बोल दिया जाता है आईपीएसपी। आईपीएसपी का फुल फॉर्म हो जाता है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। कौन सा होता है, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अगर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुआ है, इनमें से अगर कोई बाइंड होगा तो वो क्या करवाएंगे, उसका डिपोलराइजेशन करवाएंगे। अगर इनमें से कोई सा भी बाइंड होता है तो वो क्या करवाएगा, हाइपर पोलराइजेशन करवाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इनहिबिटरी हो जाता है। फुल फॉर्म लिख देता हूं, वापस से मेरे से ही पूछोगे तुम। इसका क्या होता है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। और उधर वाला कौन सा हो जाएगा, इनहिबिटरी। पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्लियर है इतनी बात सबको। अब यहाँ से आप समझ जाओगे कि कौन से वाले न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं, और कौन से वाले एक्साइटेटरी या फिर स्टिमुलेटरी होते हैं। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो अपन जब मैं वापस से स्टार्टिंग की बात करते हैं तो अपन ने बोला था कि जो न्यूरल टिश्यू होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन की जो सेल है वो हो गई है, और कुछ क्या होते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स होती हैं, जो कि पीएनएस में कौन सी पाई जाती है, स्वान सेल। और सीएनएस में तीन टाइप की बताई होंगी मैंने, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट और एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, स्वान सेल का मैंने काम बता दिया था, क्या होता है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन। ओलिगोडेंड्रोसाइट का भी काम मैंने बता दिया था, क्या होता है, किसमें, सीएनएस में होता है। इसके अलावा दो सेल अपनी बच गई हैं, कौन सी होती हैं वो, एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लियोसाइट। ये जो एस्ट्रोसाइट होती है ये नर्वस सिस्टम में क्या काम करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती है। मतलब हमारे ब्रेन के बीच में और हमारा जो ब्लड है उसके बीच में किसका काम करता है, बैरियर का काम करता है, ताकि कोई भी जो पैथोजन है वो हमारे किस में एंटर ना कर पाए, ब्रेन में एंटर नहीं कर पाए। दूसरी जो सेल होती है इनको बोला जाता है माइक्रोग्लियल सेल या फिर माइक्रोग्लियोसाइट। और इनका काम होता है फेगोसाइटिक। किस नेचर की होती है ये, फेगोसाइटिक नेचर की। ये नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, एक्टो मेसो एंडो। मेरी आवाज आ रही है सबको, एक्टो मेसो एंडो, एक्टो। लेकिन ये जो माइक्रोग्लियल सेल होती है ये क्या है, एक्सेप्शन है। इसका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, मेसोडर्मल। ठीक है, ये याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम इज मेसोडर्मल ओरिजिनेटेड, कौन सी बताएंगे आप, माइक्रोग्लियल सेल। बाकी तो नॉर्मली कैसा रहता है, एक्टोडर्मल। ठीक है, ये जो न्यूरल कंट्रोल का, जैसे कि सिनेप्स कैसे बनता है, इंपल्स कैसे जनरेट होती है, कैसे कंडक्ट होती है, वो वाला खत्म हो जाता है। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अब किसके बारे में, सीएनएस के बारे में। किसके बारे में, सीएनएस मतलब ब्रेन, उसके बारे में। सीएनएस का फुल फॉर्म आपको आता ही होगा, है ना, क्या छुपाऊं तुमसे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और पीएनएस का तो पता ही है, बता दे फिर एक बार, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो सीएनएस होता है इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, 1 2 3 4, 2 पार्ट। एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल
अभी अपन ने बोला था कि ये जो नर्वस सिस्टम होता है इसका ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। तो देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, न्यूरल ट्यूब। क्या बोला जाता है, न्यूरल ट्यूब। और ये जो न्यूरल ट्यूब है इसका ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल है। कैसा है, एक्टोडर्मल है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कि ये जो 3 जर्म लेयर होती है वो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आती है, जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला। तो किस वाली स्टेज में 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, गेस्टुला में होता है। तो न्यूरल ट्यूब कब बनी है, गेस्टुलेशन वाली स्टेज में बनी है। कौन सी वाली लेयर से बनी है, एक्टोडर्मल में बनी है। ठीक है, तो ये क्या होती है, न्यूरल ट्यूब होती है। अब इस न्यूरल ट्यूब के 2 पार्ट, एक तो एंटीरियर वाला पार्ट और एक पोस्टीरियर वाला पार्ट। ये जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है वो तो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ब्रेन का। किसका कर लेता है, ब्रेन का। और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है वो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, स्पाइनल कॉर्ड का। किसका कर लेता है, स्पाइनल कॉर्ड का। तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है इनका ओरिजिन कैसा होगा, एक्टोडर्मल। जो सीएनएस है उसका एक्टोडर्मल, उसका ओरिजिन कैसा होगा, एक्टोडर्मल है। जो न्यूरल टिश्यू है उसका ओरिजिन कैसा होगा, एक्टो। जो नर्वस सिस्टम है उसका ओरिजिन कैसा होगा, सबका कैसा होता है, एक्टोडर्मल। एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल, उसका कैसा होता है, मेसोडर्मल होता है। ठीक है, ये जो सीएनएस होता है इसको बोला जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंट्रल, और इसी को बोल दिया जाता है कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। कंट्रोल भी यही करेगा और कमांड भी यही देगा। समझ गए। तो सीएनएस के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसके बारे में बात करते हैं। इन कवरिंग को बोला जाता है मेनिंजेस। क्या बोला जाता है, मेनिंजेस, या फिर इन्हीं को बोल दिया जाता है मेनिंग्स। ब्रेन की कवरिंग को क्या बोला जाता है, मेनिंजेस या फिर मेनिंग्स। कितनी कवरिंग होती है, 3 होती है। कैसे कैसे होती है मैं बता रहा हूं। कितनी कवरिंग होती है, 3 कवरिंग होती है। कैसी कैसी होती है मैं बता रहा हूं। सबसे अगर बात करते हैं, जो ब्रेन रखा हुआ रहता है किसमें रखा हुआ रहता है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम। क्या बोला जाता है, ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम। और ये जो क्रेनियम होता है वो कितनी बोन्स के साथ में प्रोटेक्टेड रहता है। क्रेनियम में कितनी पाई जाती है, 8 पाई जाती है। तो 8 बोन के साथ में कैसा रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। इसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है। जिसमें से सबसे बाहर वाली लेयर का नाम होता है ड्यूरामेटर। क्या होता है, ड्यूरामेटर होता है। क्या होता है, ड्यूरामेटर होता है। जो मिडिल लेयर होती है उसका नाम होता है अरेकिनॉइड। क्या होता है, अरेकिनॉइड। और सबसे जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है पियामेटर या फिर पायामेटर बोल देते हैं। और ये जो सबसे इनरमोस्ट जो लेयर होती है वो किसके साथ में,
ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिब्रम, उसके साथ में क्लोजली एसोसिएट रहती है। ये जो मैं बनाया, क्या बनाया है, ब्रेन का पार्ट कौन सा वाला, सेरिब्रम वाला। ये अपन ने क्रॉस सेक्शन लिया है ना, बाकी पूरा ही होता है। तो देखो सबसे ऊपर तो क्या मिलेगा अपन को, ये जो है, ये तो क्या है, स्किन है। क्या है ये, तो स्किन है। स्किन के थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्कल मिलेगा, जिसको अपन ब्रेन बॉक्स वाला बोल देते हैं। फिर उसके बाद में हमें फर्स्ट लेयर दिखाई देती है। इस फर्स्ट लेयर का नाम क्या है, क्या होता है, ड्यूरा मैटर। क्या होता है, ड्यूरा मैटर। कभी आपने देखा होगा ये फोन वगैरह जब आती है तो इसमें एक इसका फीचर होता है ड्यूरेबिलिटी, है ना, कि कौन कितना ड्यूरेबल है। इस ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फोन वगैरह यूज करते हो उसके ऐड वगैरह में आता है ना कि मोस्ट ड्यूरेबल फोन, कौन कितनी टिकता है, नहीं, कौन कितना स्ट्रांग है, उसको बोला जाता है उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। तो अगर अपन को ब्रेन को सबसे ज्यादा जब प्रोटेक्शन देनी है तो बाहर से प्रोटेक्शन देंगे कि अंदर से देंगे, बाहर से देंगे। तो सबसे बढ़िया जो लेयर बनानी चाहिए, सबसे स्ट्रांग जो लेयर बनानी चाहिए, वो अंदर वाली बनानी चाहिए कि बाहर वाली बनानी चाहिए, बाहर वाली। तो इसलिए इसका नाम क्या है, ड्यूरामेटर है, क्योंकि ये सबसे ड्यूरेबल लेयर होती है किसकी, ब्रेन की कवरिंग की। ठीक है। उसके बाद में जो मिडिल लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, अरेकिनोइड। क्या बोलेंगे, अरेकिनोइड। और सबसे इनरमोस्ट जो लेयर होती है उसका नाम होता है पिया मैटर या फिर पाया मैटर। इन तीनों लेयरों को मिलाकर के क्या बोल दिया जाता है, ब्रेन की कवरिंग्स। ये क्या हो गई है, ब्रेन की कवरिंग हो गई है। फिर आपको देखना होगा कि ये जो पिया मैटर जो लेयर है वो थोड़ी सी इनफोल्डिंग्स बना लिया उसने। इन इनफोल्डिंग्स का नाम होता है टेला कोरोइडिया। क्या होता है, टेला कोरोइडिया। और ये वाला जो पार्ट है वो किसका है, कौन है ये, सेरिब्रम है। सेरिबेलम नहीं है, सेरिब्रम है। और सेरिब्रम में भी कौन सा वाला पार्ट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बाहर होता है कि अंदर होता है, बाहर। पेरिफेरी वाला जो रीजन होता है उसको क्या बोलेंगे, सेरिब्रम कॉर्टेक्स। कितनी बात क्लियर है सबको। ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1400। सब में इक्वल इक्वल होता है क्या, मेल में फीमेल में कोई डिफरेंस, क्या, हाँ, फीमेल में ज्यादा होता है, कम होता है, और मेल में ज्यादा होता है। हाँ मतलब वजन ही ज्यादा है ना, वैसे तो लड़कियों में ज्यादा दिमाग है, कह सकते हैं क्या, हाँ वेट में डिफरेंस होता है, मेल्स का थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं, 100-150 ग्राम, है ना, क्योंकि वो उनको थोड़ा इधर उधर की बातों में भी तो लगाना होता है ना, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा दिया है ना। फालतू बातें जो होती है ये कोई बात नहीं, बैग ही उठ सकता है ना, इंसान नहीं है। देखो 3 लेयर होती है, ड्यूरामेटर, अरेकिनोइड और पिया मैटर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बस देख के ही बताना है कि इन तीनों में से कौन सी वाली जो लेयर है वो डबल लेयर्ड है, देख के बोलना है कौन सी है, ड्यूरामेटर है। ठीक है। ऐसी कौन सी वाली जो ब्रेन की कवरिंग होती है जो सेरेब्रम के साथ में क्लोजली एसोसिएट रहती है, डायमीटर। अब थोड़ा सा सोच के बताना है, देख के भी और सोच के भी, कि कौन सी वाली लेयर थिक होनी चाहिए। वापस से बोलूं कि कौन सी वाली लेयर थिक होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ड्यूरामीटर होनी चाहिए।
ठीक है। और कौन सी वाली लेयर में ब्लड वेसल्स की सप्लाई होनी चाहिए? पिया में, है ना। मेरा पिया कह रहा है। पहला कौन सा है? ड्यूरा मैटर। ये जो ड्यूरा मैटर है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर है। डबल लेयर्ड होती है, थिक होती है और फाइब्रस होती है एंड स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरी लेयर कौन सी है? अरेक्नोइड। ये जो अरेक्नोइड लेयर है वो मिडिल लेयर है। वेरी थिन होती है, डेलिकेट होती है। डेलिकेट का मतलब नाजुक होती है। और इसकी खास बात है प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। ब्रेन तो वर्टिब्रेट में मिलता है, लेकिन उसके साथ में ये वाली जो कवरिंग है केवल किस में मिलेगी? मैमल्स में। तो मैमल्स हो क्या सब? आवाज आ रही है? क्या तुम सब मैमल्स हो? यस सर। बोलने में क्यों शर्मा रहे हो? तीसरी लेयर कौन सी होती है? पिया। पूरा बोल लिया करो भाई। तो पिया में अच्छा लगता है बस। ये सबसे इनर लेयर होती है। ये भी कैसी होती है? थिन होती है और वेस्कुलर लेयर होती है। कैसी लेयर होती है ये? वेस्कुलर लेयर होती है। अब देखो जो फर्स्ट लेयर है उसमें आपको थोड़ा सा एक एम्फुला सा दिखाई दे रहा है, फुला हुआ पार्ट फर्स्ट लेयर में। और जो सेकंड लेयर है उसमें आपको कुछ फोल्डिंग से दिखाई दे रही होंगी। जो तीसरी में थी वो तो मैंने बताई दी है। फर्स्ट लेयर में जो ये ओपनिंग पाई जाती है या फिर ये जो साइनस होते हैं इनको बोला जाता है क्रेनियल वीनस साइनस। और इनमें क्या भरा हुआ रहता है? ब्लड। ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको बोला जाता है, ये एक्चुअल में कैसी होती है? विलाई लाइक होती है। और ये जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर है वो कौन सी वाली लेयर में मिलती है? अरेकिनोइड में। इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है? अरेकिनोइड विलाई। क्या बोल देंगे? अरेकिनोइड विलाई। और इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्ब CSF। CSF का फुल फॉर्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये होती है ब्रेन की कवरिंग। CSF का काम अभी अपन बताएंगे, तो अभी बता ही देता हूं। ये तीनों लेयर क्लियर है। यहाँ पे अपन वो लिख देते हैं वापस से। इस वाली लेयर से क्या बनता है? क्रेनियल वीनस साइनस। ये याद रखना कि जो ड्यूरामेटर जो लेयर है वो पूरे में नहीं है, ये कहीं कहीं पे बनेगा ना, सेवरल जगह पे बन जाता है। और जो अरेक्नोइड होता है वहां पे क्या पाया जाता है? अरेक्नोइड विलाई। और इसमें क्या स्पेशल स्ट्रक्चर होती है? टेलाकोरोइडिया। CSF क्या है इसका फुल फॉर्म? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कैसा होता है ये? बढ़िया होता है, एल्कलाइन होता है
लैम्प के जैसा होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। मिलता कहाँ कहाँ पे है? कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? एक तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। आपको पता है वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं ब्रेन में भी और हार्ट में भी। हार्ट में कितने होते हैं? दो। ब्रेन में कितने होते हैं? चार होते हैं। फर्स्ट का नाम और सेकंड का नाम होता है लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वाले का थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वाले का फोर्थ वेंट्रिकल। टोटल चार वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे क्या बनता है? जो हार्ट का जो वेंट्रिकल है उसमें तो क्या भरा हुआ रहता है? ब्लड। और ब्रेन के में CS है। तो कहाँ कहाँ पे मिलता है ये वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन? नेक्स्ट कहाँ पे मिलेगा? स्पाइनल कॉर्ड में। और देखो अभी अपन ने क्या बोला है, ये अरेक्नोइड बोला है, इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। तो ये एब्जॉर्ब कहाँ पे डालेगी? इधर डालेगी। तो इसको क्या बोलेंगे? कभी आपने सुना है हाइपो, सब, एपी? सब का मतलब क्या होता है? नीचे के ऊपर, नीचे। तो ये कौन सी वाली लेयर है? अरेक्नोइड लेयर है। इसके नीचे जो स्पेस उसको क्या बोलेंगे? सब अरेक्नोइड स्पेस। क्या बोलेंगे? सब अरेक्नोइड स्पेस। तो एक तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में मिलता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, और सब अरेक्नोइड स्पेस में मिलता है। अच्छा, ये जो सब अरेक्नोइड स्पेस होता है वो कौन सी लेयर के बीच में पाया जाता है? हाँ, ये याद रखना भाई। अरेक्नोइड एंड पिया मेटल। ये तो मिल गया कि मिलता कहाँ कहाँ पे है ना। अब बात आती है कि बनता कहाँ पे है। कहाँ पे बनेगा? ये CSF बनेगा कहाँ पे? फॉर्म्ड इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। और वहां पे भी एक जगह पाई जाती है जिसको बोला जाता है कोरोइड प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब क्या हो गया है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। यहां से बनता है और बन के देखो, एक तो जहां पे बन रहा है वहां पे तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे जहां पे बन रहा है वहां पे तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो कहां पे मिल जाता है? वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में। उसके बाद में कहां पे चला जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में और सबअरेक्नोइड स्पेस में चले जाता है। ये होता है CSF। मिलता कहां पे है? बनता कहां पे है? अब CSF का काम क्या है? फंक्शन। सबसे पहले पहला काम प्रोटेक्शन टू ब्रेन। दूसरा काम प्रोवाइड बायोन्सी टू दी ब्रेन। आपके ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है? ग्राम। ग्राम ब्रेन का वेट, ब्रेन का। तो अपना वाला मत बता, जो कॉमनली होता है वो बताओ। हाँ, 1400 ग्राम होता है। हाँ, किडनी का बता रहा तू? इधर सेट हो गया क्या तेरा ब्रेन? तो देखो, लेकिन आपको क्या ऐसा फील हो रहा है अभी कि आप अपने सिर के ऊपर ऐसा ये 1400 ग्राम का जो वेट लेकर चल रहे हो? नहीं हो रहा होगा। वो आपको जो लगता है ना, कितना लगता है? 400-500 ग्राम के आसपास लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो किस में तैर रहा है? CSF में। तो ये उसको क्या प्रोवाइड करवा रहा है? बायोन्सी प्रोवाइड करवा रहा है। थर्ड वाला काम, अब देखो ब्रेन के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो बन रहे होंगे ना, उनको कहां पे रिलीज करें? अच्छा, सेल के पास में जैसे CO2 बनती थी, वो वेस्ट होती थी, उसको कहां पे रिलीज कर देता था? ब्लड में। तो इसके पास में, ब्रेन के पास में बनेगा तो उसको कहां पे रिलीज कर देगा? CSF में। तो क्या करवाता है? ट्रांसपोर्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं रिमूवल।
रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्रेक। 3 काम होते हैं इसके। ये जो प्रोटेक्शन है ये किस सेंस में देता है? शॉक एब्जॉर्बर।